अगला सवाल है कि मुस्तनद मतन यानी कि अथेंटिक टेक्स्ट जिसे हम प्रमाणिक विषय वस्तु कहते हैं वो होता क्या है। ऑप्शन है कि दर्सी किताब के मुसन्निफ का तहरीर करदा मतन या बयानिया, यानी जो टेक्स्ट बुक का राइटर लिखे वो अथेंटिक टेक्स्ट होगा, या फिर स्याक से संदर्भ के अनुसार जो मतन का असल हिस्सा होगा वो अथेंटिक टेक्स्ट कहलाएगा, या फिर असल तहरीर से पूरी तरह से चेंज हुआ बदला हुआ जो पैसेज होगा वो अथेंटिक टेक्स्ट होगा, या फिर लर्नर्स ने असाइनमेंट के तौर पे जो कहानी तैयार की है या फिर जो तस्वीर बनाई है वो मुस्तनद मतन कहलाएगी। तो याद रखिएगा मुस्तनद मतन स्याक से मतन का जो असल हिस्सा होता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल यह है कि एक टीचर है अलग अलग सिचुएशन में लर्नर्स की लर्निंग और उनकी परफॉर्मेंस का सैंपल जो है वो कलेक्ट करता है और अंदाज़े कद्र की वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्हीं सैंपल्स को वो यूज़ करता है। और तो इस अंदाज़े कद्र के प्रोसेस को, इवेल्युएशन के इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। तो ये पोर्टफोलियो का अंदाज़े कद्र है, यानी अलग अलग जगहों से लर्निंग के नमूनों को और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करके अंदाज़े कद्र की रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्हें नोट करना पोर्टफोलियो का अंदाज़े कद्र कहलाता है। अगला सवाल कि आमोजगारों के अंदाज़े कद्र के दौरान लर्नर्स के इवेल्युएशन के दौरान उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए। आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, यानी कि लर्नर्स के बारे में जो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जो जानकारियाँ जमा की गई हैं वो किस किस तरीक़ों से इस्तेमाल करके, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके जमा की गई हैं ये जानने पे, या फिर यूनिट टेस्ट लेने और उनकी कारकर्दगी को आंकने के लिए उसका रिकॉर्ड रखने पे, या फिर ज़बान टेस्ट पर, लैंग्वेज टेस्ट पर तवज्जो देने और अंदाज़ा कद्र करने पे, या फिर प्रोजेक्ट वर्क पे। तो एक टीचर को बच्चों का अंदाज़ा कद्र करने के दौरान ये तवज्जो देनी चाहिए कि आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल ये कि आपके क्लास में एक लड़के की बीनाई ख़राब है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपका स्टूडेंट देखने में उसको परेशानी हो रही है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे, यानी बच्चा देख नहीं पा रहा तो खुद उसकी मदद करने लगेंगे, या फिर मतन को सुनने और पढ़ने के लिए उसे ब्रेल किताबें और समई मवाद यानी कि जो ऑडियो एड्स हैं वो उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे, या फिर उसकी हम जोलियों को, उसके क्लास फेलोज़ को उसकी मदद करने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर उसका काम मुकम्मल करने के लिए उनके वालिदैन को अपॉइंट कर देंगे कि आपका बच्चा है देख नहीं पा रहा, आप इसकी मदद करो। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए हम ब्रेल किताबें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल किताबें इस्तेमाल होती हैं, और अंधे बच्चों को या दृष्टिबाधित बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमें ऑडियो एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि समई मवाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्रेल किताबें और समई मवाद हम देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि एक टीचर 300 अल्फाज से मुश्तमिल एक पैसेज को चूज़ करता है और उस पैसेज का हर 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पैसेज ऐसे लिख रहा है और 7वां लफ्ज़ जैसे आया छोड़ दिया, खाली जगह कर दिया, फिर पैसेज लिख रहा है 7वां लफ्ज़ आया फिर खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से टीचर कर रहा है, हर 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि ये जो खाली जगह है ना इनको भरो। तो अंदाज़ा कद्र की इस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त है। चलिए, कोर्स के दौरान यानी कि पढ़ाई के दौरान ही लर्नर्स की परेशानियों को, उनकी समझ में जो कमियां हैं और जो महारत में कमियां हैं उनको मालूम करने के लिए जो जांच की जाती है उसको हम कौन सी जांच कहते हैं, हसूलियाबी जांच, महारत की जांच, या फिर प्लेसमेंट जांच, या फिर तशख़ीसी जांच। तो पढ़ाई के दौरान ही बच्चों को पढ़ने में जो दिक्कत और परेशानियां आती हैं उनको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है।
डायग्नोस्टिक टेस्ट को ही हम उर्दू में कहते हैं तशख़ीसी जांच, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त होगा। निदानात्मक परीक्षण इसे कहते हैं हिंदी में, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैराथन क्लासेस हैं और मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक ही बार में सारा रिकॉर्ड नहीं किया है, अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे 1 घंटा आज रिकॉर्ड किया तो आधा घंटा कल, तो आधा घंटा परसों, इस तरह से मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मुमकिन है कि मैं आप लोगों को बीच में फ्रेश होने का वक्त नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको फ्रेश होना हो या फिर थोड़ा सा सीखने में पठार उत्पन्न हो रहा हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा टहलिए फिरिए, पानी पीजिए, फिर से आइए क्लास को अटेंड कीजिए। पोर्टफोलियो के अंदाज़ा करने के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे पोर्टफोलियो से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं, सिर्फ एक गलत है। जो गलत है ना उसे ही फाइंड आउट करना है। पहला है कि पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कर तलबा की आमोजिश के बारे में, यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में जानकारी देता है। सही बात है। तलबा को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने में, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने में ये मददगार होता है। ये बात भी सही है। तलबा की गौर करने की सलाहियत में, यानी कि थिंकिंग करने की एबिलिटी में ये इजाफा करता है। और आमोजिश की खुद निगरानी में, सेल्फ असेसमेंट में मदद करता है। ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन पोर्टफोलियो का अंदाज़ा करते तलबा की आमोजिश का एक बार किया जाने वाला अंदाज़ा करते, जो ये बात की जा रही है गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो में एक बार हम बच्चों का अंदाज़ा कदर नहीं करते बल्कि कई बार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है ना। चलो बताओ, कौन बच्चे के लिसानी महारत की जांच में बच्चों के लैंग्वेज स्किल को चेक करने में कम इम्पोर्टेंट है, कम इफेक्टिव है? तो सबसे कम इफेक्टिव वही होगा बच्चों के लैंग्वेज स्किल को चेक करने में जिसमें कम ज़बान का इस्तेमाल होगा, कम भाषा का इस्तेमाल होगा। कहानी लिखेंगे, ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे, ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहानी सुनाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल होगा। लेकिन इमला करेंगे तो कम ज़बान का इस्तेमाल होगा। तो बाकी के मुकाबले में जो कम मुअस्सिर है लिसानी जांच के बारे में वो है इमला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ये देखो अच्छा सवाल है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, एक एक ऑप्शन बारी बारी पढ़ूंगा, आप लोग बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त है। देखो, आमोजगारों को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेश रफ्त के बारे में, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चों ने क्या प्रोग्रेस की है, इसके बारे में फीडबैक आपको देना है। तो एज ए टीचर आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? एज ए टीचर सिर्फ उन्हीं तलबा को आप फीडबैक देंगे जो ज़बान के इस्तेमाल में ज़्यादा गलतियां करते हैं, जो गलतियां करें उनको फीडबैक दीजिए, या फिर एज ए टीचर आप गलतियों का एनालिसिस करेंगे और फिर उनके इजाले के लिए हिकमत अमली यानी कि स्ट्रेटजी बनाएंगे और मादी ज़बान के असर से होने वाली जो गलतियां हैं उनको आप इग्नोर कर देंगे। जैसे बच्चा नमाज को नमाज बोलता है और जहाज़ को जहाज बोलता है, जावेद को जावेद बोलता है। इस तरह से अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो अपने इलाकाई ज़बान के असर की वजह से कर रहा है। तो एज ए टीचर आप इस टाइप की गलतियों को इग्नोर कर देंगे, या फिर उस्ताद को ये समझ कर गलतियों को इग्नोर करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदेही पसंद नहीं है, यानी कि टीचर को डर जाना चाहिए कि अगर मैं गलती इसकी बताऊंगा तो बच्चे को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा करना चाहिए। या फिर उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो फीडबैक देने का जो सबसे बेस्ट मेथड है चारों में वो कौन सा है? ऑप्शन बी है कि आप गलतियों का एनालिसिस करें, उनको दूर करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाएं और मदर टंग की वजह से जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि गलतियां तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट ही हैं। बच्चे गलतियां करके सीखते हैं, बच्ची की जो गलतियां होती हैं वो उनको फीडबैक देती हैं, टीचर्स को भी फीडबैक देती हैं, बच्चों को इंसाइट देती हैं। तो इसलिए हम जो छोटी मोटी मादरी ज़बान की वजह से गलतियां हो रही है उनको हम नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन गलतियों का एनालिसिस करेंगे, उसे दूर करने के लिए हम स्ट्रेटजी भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त है। कौन बच्चों की आमोजिश की सतह को जांचने में माविन है? बच्चों के लर्निंग लेवल को आपको चेक करना है, अधिगम स्तर को चेक करना है तो क्या मददगार होगा?
सबक का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा कर दीजिए। कोई सबक है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको भोजपुरी में अनुवाद कर दो। छोटा छोटा दूगो सितारा रहूँ ऐसा, ऐसे कर दो। तो क्या ये बच्चों के लर्निंग लेवल को आप चेक कर पाएंगे, या फिर उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका देंगे, या फिर तलबा से नज़्म में मुश्तमिल शेरी आलयकार यानी कि जो पोएम्स में जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबल, उसको मालूम करने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से याद की गई नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़ने के लिए कहेंगे। तो आपको अगर बच्चों की आमोज़श की सतह को जांचना है तो आप बच्चों को उनके खुद के ख्यालात और एहसासात को आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त है। चलो ये भी इसको जूम करके बारी बारी से पढ़ते हैं। बताना है एजुकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, एजुकेशन प्रोसेस के इवेलुएशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, चारों को हम पढ़ेंगे। बताना है कि आप किससे एग्री करते हैं, यानी आपके मुताबिक कौन सा सही है। चलो, पहला है कि क्लास 8 तक फेल न किए जाने की पॉलिसी की वजह से तलबा नहीं सीख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है। तो कह रहा है कि ये जो बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा है ना, इसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, या फिर इम्तिहान और फेल होने का डर बच्चों के लिए मोटिवेट करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। या फिर बच्चों को फेल करना या पास करना, बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों के सर मढ़ना है। या फिर दर्जा 8 तक फेल न किए जाने की पॉलिसी की वजह से तमाम मुल्क में तालीम का मेयार गिर रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ा होगा तो उसमें एक बात मेंशन है कि अगर कोई भी बच्चा फेल होता है तो वो खुद फेल नहीं हुआ है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। कहीं ना कहीं निज़ाम में गड़बड़ी थी इसलिए बच्चा फेल हुआ है, उसको सही से पढ़ाया नहीं गया इसलिए बच्चा फेल हो गया। तो यहाँ पे तालीमी अमल के अंदाज़े कद्र के बारे में जो बयान दुरुस्त है वो ये है कि बच्चों को फेल करना बच्चों की नाकामियों को, बच्चों को फेल करना इसका मतलब ये कि आप तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों के सर मढ़ रहे हैं। बच्चा फेल नहीं हुआ बल्कि एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त है। अगर उस्ताद ये जानना चाहता है कि उनके तलबा तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं तो उस टीचर को कौन सी जांच करनी चाहिए, यानी कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोई जांच करना चाहता है कि बच्चे इस क्लास से फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, तो वो कौन सी जांच करेगा, तो वो करेगा तश्कीली जांच, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। तालिब इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस चीज़ को जांचने में मदद मिलेगी। मान लीजिए आपने एक बच्चे को कहानी सुनाई, ठीक है, और फिर उससे कहा कि चलो बेटा अब इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करो। तो जब वो बयान करेगा तो आप क्या चेक करेंगे, बच्चे की याददाश्त चेक कर पाएंगे, रवानी, तफहीम या फिर दुरुस्त होगी। तो अगर बच्चा सही से समझा होगा तभी तो वो अब उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान कर पाएगा। तो कहानी को दोबारा अपने लफ्ज़ों में बयान करने के लिए एक स्टूडेंट से कहने से हम उस स्टूडेंट की तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ को चेक कर सकते हैं। चलो, सुरेश एक लैंग्वेज का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि ग्रुप बना लो और गांव-गांव में जाओ, वहाँ की दुकानों पे जो साइन बोर्ड है ना उन्हें पढ़ो और एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, तो इस एक्टिविटी को हम कहेंगे प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि सिंपल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शेर पर कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है कि इमेजिन करो, फ़र्ज़ करो, मान लो कि जंगल में एक शेर है। तो इस तरह से वो बच्चों की कौन सी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो यानी सपोज करो यानी कि इमेजिन करो, तो एक तो इमेजिनेशन बढ़ेगी,
और फिर बच्चों में क्रिएटिविटी भी आएगी, सृजनात्मकता यानी कि तख्लीकियत भी आएगी। तो अगर किसी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए टीचर कह रहा है तो वो बच्चों की तख्लीकियत को और तख़य्युल को यानी कि बच्चों की सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति को, बच्चों की इमेजिनेशन और बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है ना। किस किस्म के सवालात, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस, बच्चों के सोचने के अमल को कौन बढ़ाएंगे। सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतलब पे मबनी सवाल यानी कि जो पढ़ाया है उसी से सवाल कर लो तो बच्चों के सोचने के अमल को बढ़ावा मिलेगा, या फिर ज़ाती गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चे की पर्सनल थिंकिंग को झकझोर दे, या फिर हतमी नौइयत के सवाल यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी वाक़याती सवालात। तो ज़ाती गौर व फिक्र को जो मुतहर्रिक करने वाले सवालात हैं वो बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं। अगला सवाल यह है कि ज़बान की आमोजिश में इजाफ़ा होगा, कैसे होगा। जब टीचर क्लासरूम में रियल लाइफ जैसी सिचुएशन पैदा करेगा जहां बच्चे एक दूसरे से तामुल यानी कि इंटरेक्शन कर सकेंगे, तब लर्निंग में इजाफ़ा होगा, या फिर उस्ताद तलबा को रट कर याद करने के लिए एक मुकालमा देगा तब, या फिर उस्ताद क्लास के लिए बहुत सारी इमदादी अशिया का इस्तेमाल करेगा तब, या फिर स्टूडेंट की पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस को जानने के लिए वीकली टेस्ट लेगा टीचर तब। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और क्लासरूम में असल ज़िंदगी जैसे हालात पैदा होंगे तभी बच्चों के ज़बान की आमोजिश में इजाफ़ा होगा, यानी कि उस्ताद क्लासरूम में असल ज़िंदगी जैसे हालात पैदा करे जहां बच्चे एक दूसरे से तामुल कर सकें, अंतःक्रिया कर सकें, इंटरेक्शन कर सकें, तो ज़बान की आमोजिश में इजाफ़ा हो सकता है। अगला सवाल कि उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरे पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है, यानी कि एक्टिंग करते हुए एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को दोबारा अपनी मादरी ज़बान में बयान करने के लिए कहता है। तो इस तरह वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है, कहानी बच्चे ने सुनी तभी तो वो उसको दोबारा सही से बयान कर पाएगा, यानी कि टीचर बच्चे की सुनने की महारत को चेक करने की कोशिश कर रहा है। दुआ एक ऐसा मश्क तैयार करती है, ऐसी एक्सरसाइज तैयार करती है जिसमें हर पांचवा लफ्ज़ छोड़ देती है, तो इस मश्क को क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ कि एक पैसेज हो और पैसेज में हर कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई खाली जगह छोड़ दिया जाए और बाद में बच्चों को ये खाली जगह फिल करने के लिए कहा जाए, तो इस किस्म के टेस्ट को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फीडबैक होता है, ताकि फीडबैक क्यों होता है, ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, या फिर वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी कराने में उनकी मदद कर सकें, या फिर लर्नर्स अपनी आमोजिश को बेहतर बना सके, या फिर टीचर अपनी तदरीस को बेहतर बना सके। तो हम फीडबैक इसीलिए करते हैं ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, यानी टीचर अपनी टीचिंग में बेहतरी ला सके और स्टूडेंट अपनी लर्निंग में बेहतरी ला सकें। ठीक है, चलो बताओ, उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप इवेलुएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में क्या चीज़ होनी चाहिए। पहला है एक बच्चे की पेशरफ्त का तख्लीकी सलाहियत वाले बच्चों से तकाबुल, यानी एक बच्चा नॉर्मल है और एक बच्चा स्पेशल है। ठीक है, तो क्या आप एक दूसरे इन दोनों बच्चों का, मान लो ए नॉर्मल है और बी स्पेशल है, क्रिएटिव है, तो ए का बी से आप कंपैरिजन करेंगे? नहीं करेंगे। हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, तो आप एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बच्चे की पेशरफ्त का दूसरे से तकाबुल किया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी के साथ बोलने वाला, जो फ्लुएंसी से बोलने वाला बच्चा है, उसके साथ तकाबुल किया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक बच्चा है
6 महीने पहले उसको 5 का पहाड़ा नहीं आ रहा है और आज वो 10 का पहाड़ा पढ़ ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 महीने पहले बच्चा कैसा था, अब कैसा है, इसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन सही है। यानी कि एक बच्चे की पेशरफ्त का उसकी आमोजिश की साबिका सतह प्रीवियस लेवल से हम तकाबुल कर सकते हैं। तो हम जब इवेल्युएशन करें तो याद रखें एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन ना करें, बल्कि किसी बच्चे का उसकी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से तकाबुल करें, कंपैरिजन करें। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो दुरुस्त है। एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी से बोलने वाले बच्चों के, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं यहाँ पे इस तरह से कर दे रहा हूँ। अब पढ़िए सवाल, अब समझ में आएगा। उस्ताद पूरी क्लास को 2-2 के ग्रुप में बांट रहा है। मान लो ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ठीक है। आपस में कापियों को बदलने के लिए क्या देता है, ए के बच्चों ने जो टेस्ट दिया है उसकी कापी बी के बच्चों को दे दिया और बी के बच्चों की कापी ए के बच्चों को दे दिया। और फिर कह रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसके मुताबिक आप इस कापी को चेक करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम जोड़ियों के ज़रिए जांच कर रहे हैं, ग्रुप के ज़रिए गलतियों की इस्लाह या फिर खुद से जांच कर रहे हैं। तो ए की कापी को बी जांच रहा है, बी की कापी को ए जांच रहा है। यानी कि इस तरह से हम जोड़ियों के ज़रिए जांच हो रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दुरुस्त है। इस्लाही तदरीस का मकसद क्या है, इस्लाही तदरीस यानी कि रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग आप जानते ही हैं। रेमेडियल टीचिंग में कोई बच्चा अगर कम जानकार है, पढ़ने में कम है, तो उसको अलग से टीचिंग करा के बाकी बच्चों के मुकाबले लाया जाए, तो ये होता है इस्लाही तदरीस। तो इसका मकसद है कि आमोज़गारों में खला को दूर करने की कोशिश, यानी लर्नर्स में जो कमियां हैं उनको दूर करके बाकी बच्चों के जैसा उनको बना दिया जाए, ये इस्लाही तदरीस का मकसद है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या मकसद है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत और कहाँ परेशानी आ रही है, यानी कि आमोज़गारों की तफ़हीम की खला को पहचानना, समझने की कमी को पहचानना, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद है।